क्लास 7 के इतिहास की कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इतिहास में मोहम्मद गोरी, राज्यों में प्रशासन, राजस्व वसूली, प्रशस्तियाँ, राजस्व का उपयोग, आलोचनात्मक लेख, भूमि अनुदान, ये सभी टॉपिक को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मोहम्मद गोरी। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी भी अफ़गानिस्तान के एक छोटे से राज्य का शासक था। उसने भारत की धन संपदा को लूटने के लिए ही नहीं बल्कि भारत में मुस्लिम शासन स्थापित करने के लिए आक्रमण किया। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी का समकालीन शासक था। यानी पृथ्वीराज चौहान का जब शासन था भारत में, उस समय मोहम्मद गोरी का भी अफ़गान में शासन था। उसने 1191 ईस्वी में तराइन की प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को परास्त कर दिया, यानी युद्ध में हरा दिया। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी को जख्मी हालत में युद्ध के मैदान से भाग जाना पड़ा। लेकिन 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। पृथ्वीराज को बंदी भी बना लिया गया और कठोर यातनाएं देने के बाद उनको मार दिया गया। यह भारतीय इतिहास को बदल देने वाली घटना साबित हुई। यहाँ से भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखी गई। लेकिन 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी गई। गोरी के बाद उत्तर भारत में उसके द्वारा नियंत्रित क्षेत्र पर उसके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक का नियंत्रण हो गया। अब मोहम्मद गोरी जब भारत पर आक्रमण किया तो एक तो उसका उद्देश्य था कि हम भारत में जो धन संपदा है उसको लूटे, हीरे जवाहरात को लूटे, और दूसरा उसका मकसद ये भी था कि भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना करे। इसलिए वो भारत पर आक्रमण किया था। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी एक ही समय के शासक थे। जब 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया। मोहम्मद गोरी को जख्मी हालत में युद्ध का मैदान छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और उनको बंदी बना लिया गया। उनको बहुत सारा यातनाएं दिया और कष्ट देकर फिर उन्हें मार दिया गया। ये इतिहास की बहुत बड़ी घटना थी। उसके बाद से ही भारत में मुस्लिम शासकों का शासन शुरू हो गया। 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी की हत्या हो गई तो उसका उत्तराधिकारी, उसका सेनापति जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके सभी क्षेत्र पर उसका नियंत्रण हो गया। अब है राज्यों में प्रशासन। जब भारत में राजाओं का राज्य चल रहा था तो उस समय प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी उसको हम लोग समझते हैं। राजाओं को सर्वोच्च शक्ति प्राप्त थी। वे महाराजाधिराज, त्रिभुवन, चक्रवर्ती आदि बड़ी उपाधियां धारण करते थे। राजा अपने सामंतों के साथ किसानों, व्यापारियों और ब्राह्मणों के संगठन के साथ मिलकर अपनी सत्ता और शक्ति की साझेदारी करते थे। सेना के उच्च पदों पर प्रभावशाली परिवारों एवं राजा परिवार के करीबी रिश्तेदार ही नियुक्त होते थे। इनकी नियुक्ति आमतौर पर वंशानुक्रम पर आधारित होती थी। अब किस प्रकार का शासन व्यवस्था था राजाओं के समय? तो राजा को राज्य की सर्वश्रेष्ठ शक्ति प्राप्त थी। वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता था। राजा लोग महाराजाधिराज, त्रिभुवन, चक्रवर्ती, सम्राट, इस तरह की उपाधियां धारण करते थे।
राजा अपने राज्य के बड़े बड़े किसानों, बड़े व्यापारियों, बड़े बड़े पूंजीपतियों, श्रेष्ठ ब्राह्मणों सभी को संगठित कर मिलकर उनके साथ अपने राजकाज को चलाते थे और सभी की उनके राज्य में साझेदारी होती थी और जो जिस योग्य है राजा को अपना सहयोग देता था हर तरह से। सेना के उच्च पद पर ऐसे ही व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था जो राज परिवार का एकदम करीबी होता था, जिससे गहरी रिश्ता थी, करीबी रिश्ता होते थे राज परिवार से, और प्रभावशाली श्रेष्ठ परिवार को ही सेनापति के रूप में नियुक्त किया जाता था। और ये पद जो होते थे वंशानुगत चलते थे, यानी अगर किसी परिवार का सेनापति बना है तो उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा या उसके परिवार के ही लोग उत्तराधिकारी बन सकते थे। उसके बाद है राजस्व वसूली। किसानों, दस्तकारों, पशुपालकों आदि उत्पादकों को अपने उत्पादन का एक अंश के रूप में देना पड़ता था, जिसे कर के रूप में उनको देना पड़ता था। कई बार कर निर्धारण भूमि के स्वामित्व के आधार पर होता था, क्योंकि भूमि का अंततः राजा का ही स्वामित्व माना जाता था। अब कई बार कर का निर्धारण कौन कितना टैक्स दे सकता है, तो ये भूमि के स्वामित्व के आधार पर होता था। बड़े लोगों को ज़्यादा और कम पूंजीपति लोग जो हैं, कम ज़मीन वाले, कम भूमि वाले, तो उनको कम कर देना पड़ता था। व्यापारियों से भी कर वसूला जाता था। इस काल में दूरस्थ देशों से समुद्र और जमीन के व्यापारिक मार्गों के माध्यम से व्यापार होता था। अंततः राजस्व वसूली कई तरह से और बड़े व्यापक स्तर पर होते थे। इस तरह से बहुत क्षेत्र थे जहां से कर वसूला जाता था। सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों और राजाओं के करीबी रिश्तेदारों द्वारा कर वसूली की जाती थी। कर वसूली करने का अधिकार अधिकतर वंशानुक्रम पर आधारित होता था। अब ये कर वसूली का काम कौन करते थे, तो राजाओं के जो करीबी होते थे, उनके जो अपने रिश्तेदार होते थे, वही कर वसूलने का काम करते थे और ये पद भी वंशानुक्रम पर चलता था। अब है राजस्व का उपयोग। किस प्रकार से इन टैक्स से आए पैसों का उपयोग होता था, तो इन राज्यों में वसूल किए गए राजस्व का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए होता था। राज्य व्यवस्था को वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिए, मंदिरों और किलों के निर्माण और मरम्मत के लिए, युद्ध लड़ने के लिए और सेना तैयार करने के लिए इन कर के द्वारा वसूले गए पैसों का उपयोग इन सभी के लिए होता था। ध्यान देने योग्य बात यह है कि राजाओं को आशा होती थी कि युद्ध में से उन्हें सोना, जवाहरात, भूमि एवं व्यापार मार्गों आदि के रूप में भी अपार संपत्ति प्राप्त होगी। अब राजा किसी युद्ध को अगर लड़ने जाते थे तो उन्हें ये आशा होती थी कि युद्ध में हमें अपार धन प्राप्त हो सकता है, उसमें हीरे जवाहरात हो सकते हैं, भूमि हो सकता है, व्यापार मार्ग मिल सकते हैं, बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र मिल सकता है। ये सभी आशा राजाओं को होती थी युद्ध के द्वारा। अब है प्रशस्तियाँ। प्रशस्तियाँ प्रायः राजाओं की प्रशंसा में लिखी जाती थी। इसमें राजाओं को बहादुर, विजेता, योद्धा आदि के रूप में दर्शाया जाता था। इनमें राजाओं की सफलताओं का वर्णन होता था। उन प्रशस्तियों की रचना विद्वान ब्राह्मणों द्वारा की जाती थी। ये प्रशस्तियाँ जो होती थी, राजा अपने राज्य में विद्वान ब्राह्मणों को शरण देते थे, कवियों, लेखकों को शरण देकर रखते थे। राज्य के कवि, राज्य के पुरोहित, राज्य के लेखक ये लोग होते थे जो राजा के लिए प्रशस्तियाँ लिखते थे। प्रशस्तियों में राजा के द्वारा किए गए कारनामे, उनकी वीरता, उनके साहस,
उनके कार्य, उनके राज्य विस्तार, उनके युद्ध की नीति, ये सभी उसमें होती थी। और इसको कविता के रूप में और इस तरह से उनकी प्रशंसा को लिखा जाता था। ये बड़े बड़े शिलालेख पर, ताम्रपत्र पर राज्य में लिखवा के रखा जाता था। अभी भी बहुत से ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं जहाँ कुछ इस तरह की प्रशस्तियाँ देखने को मिल सकती है। उसके बाद है आलोचनात्मक लेख। प्रशस्तियाँ के लेखकों की तुलना में 12वीं सदी में लेखक कल्हण ने लेख राजाओं और उनकी नीतियों के आलोचक थे। उसने कश्मीर के राजाओं के इतिहास पर एक लंबी कविता लिखी। उसने अपने काम को पूरा करने के लिए बहुत से स्रोतों जैसे अभिलेखों, दस्तावेजों, पूर्व के इतिहासों, प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों आदि का भी सहारा लिया। तो प्रशस्तियाँ लेखकों की तुलना में 12वीं सदी के लेखक कल्हण ने लेख राजाओं और उनकी नीतियों के आलोचक थे। वो क्या किए कि कश्मीर के राजाओं के इतिहास पर एक लंबी कविता लिखे, जिसमें उन्होंने अपने काम को पूरा करने के लिए बहुत से प्राचीन स्रोतों को पढ़ा, उसके अनुसार उन्होंने लंबी कविता लिखी। उसके बाद है भूमि अनुदान। राजाओं द्वारा ब्राह्मणों को भूमि उपहार स्वरूप अनुदान में दी जाती थी। इन अनुदानों को ताम्रपत्र पर अंकित किया जाता था और इन ताम्रपत्रों के अनुदान में भूमि पाने वाले को दिया जाता था। जिस भी व्यक्ति को भूमि अनुदान में दी जाती थी वह उस भूमि पर कर की वसूली कर सकता था। अनुदानों के विवरण युक्त ताम्रपत्र संस्करण और आंशिक रूप से तमिल भाषा में लिखे गए भूमि के प्रमाणिक दस्तावेज इस ताम्रपत्रों के अनुदान में भूमि पाने वालों को दिया जाता था। जिस भी व्यक्ति को भूमि अनुदान में दी जाती थी वह भूमि पर कर वसूली कर सकता था। ये इस तरह से राजा ब्राह्मणों को भूमि उपहार स्वरूप दान में देते थे, कवियों लेखकों को भी देते थे राजा। तो उसको ताम्रपत्र पर अंकित करके दिया जाता था कि किस क्षेत्र की भूमि, कितनी भूमि दिया गया है, कब दिया गया है, किसको दिया गया है। अब उस भूमि पर जो उपहार स्वरूप राजा के द्वारा दिया जाता था उस भूमि पर उसका जिस ब्राह्मण को दिया जाता था उसका अधिकार हो जाता था, क्योंकि उसके एक सबूत के रूप में ताम्रपत्र पर लिखवा कर राजा देते थे और उस भूमि का उपयोग ब्राह्मण करते थे और उस पर वो कर भी वसूल सकते थे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।